Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. कल के टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हैं. सो आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पढ़ते हैं द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. When the Japanese invaded China in 1937, the Kuomintang retreated. जब जापानीज ने हमला किया था चाइना पे 1937 के अंदर तो उन्होंने गुआमिंगडांग को रिट्रीट किया था, यानी उसको थोड़ा अपने अंडर इंक्लूड करके वापस से सुधारा था. द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग वॉर वीकेंड चाइना. जो काफ़ी समय से लंबा चल रहा था वॉर, उससे क्या और एग्जॉस्टिंग वॉर यानी चाइना के पास इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, या जो भी उनकी वॉर कंडीशंस रही थी उसमें चाइना जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया था. प्राइजेस रोज 30% पर मंथ बिटवीन 1945 एंड 1949. प्राइसेस जो हैं, कीमतें जो हैं वो बढ़ रही थी, 30% तक बढ़ गई थी 1945 से 1949. एंड अटरली डिस्ट्रॉयड द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और पूरी तरह से जिंदगियां जो थी आम जनता की उसको बर्बाद कर दिया था. जैसा हमने पहले भी जाना है इस चीज़ के बारे में कि कभी भी कहीं पे भी किसी भी दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है, और साथ साथ वहाँ की जो आम जनता होती है उसकी महंगाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली पता है सीधा सीधा इम्पैक्ट उन्हीं पर आता है, और मिडिल क्लास लोगों पे तो ज़्यादा ही आता है. गरीब लोग तो चलो ठीक है, उनका तो उन पे तो बुरा असर रहता ही है. मिडिल क्लास लोगों पे भी इफेक्ट आता है, ना तो वो रिच की कैटेगरी में आते हैं ना तो वो पुअर की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. तो यहाँ पे भी वही हुआ था. 45 से 49 के बीच में चाइना की लड़ाई हो रही थी और महंगाई बढ़ गई थी 30% से, और यहाँ पे ऑर्डनरी जो लोग थे, आम जनता जो थी, उनकी ज़िंदगी खराब हो गई थी. रूरल चाइना फेस्ड टू क्राइसिस. अब जो रूरल एरिया का चाइना था वहाँ पे दो तरह की दिक्कतें इनको देखने को मिल रही थी. वन, इकोलॉजिकल with soil exhaustion, deforestation and floods, and the second, a socio-economic one caused by exploitative land tenure system, indebtedness, primitive technology and poor communication. दो तरह की चीज़ें ये लोग फेस कर रहे थे. ठीक है, इसमें पहली क्या थी, रूरल चाइना की बता रहे हैं यहाँ पर. रूरल चाइना के अंदर पहली चीज़ इनके सामने आ रही थी जो थी इकोलॉजिकल बेसिस, यानी कि इनकी खेती बाड़ी और ये सब चीज़ें जो होती हैं उससे रिलेटेड थी. यहाँ पे सॉइल ख़राब हो गई थी, सॉइल लेस, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई थी, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा था, नहीं पेड़ बहुत ज़्यादा काट दिए थे, फ्लड्स आ रहे थे. आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर बाढ़ बहुत आती है. जब ये अभी इंडिया के ऊपर रिसेंटली, जब इसने इंडिया के ऊपर भी ये पीएलए पे जो भी इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तब भी इनके यहाँ पे फ्लड आ रहा था. ठीक है. सेकंड थी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, यानी सामाजिक और आर्थिक चेंजेस जो थे उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे लेंट टेन्योर सिस्टम जो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था. ठीक है. और इनडेप्टनेस यानी इनके कर्जा बढ़ रहा था. और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि पुराने ज़माने की जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे. ठीक है, पुराने ज़माने, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल तो एडवांस था नहीं उस समय. जापानीज जो लोग थे वो तो एडवांस चल ही रहे थे क्योंकि वो अपना सारा ध्यान लगा रहे थे, बाहर पढ़ने भेजते थे अपने बच्चों को. जैसा हमने ऊपर अभी कल पहले की क्लासेस में भी देखा है कि जापानीज लोग जो है वो बहुत ही एडवांस थे. ठीक है, और आज भी वो लोग काफ़ी एडवांस है. हालांकि चाइना भी आजकल काफ़ी एडवांस है, लेकिन उस ज़माने में चाइना इतना एडवांस नहीं था. ये पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और इनके अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था. कम्युनिकेशन की जो चीज़ें थी वो बहुत ही कम थी. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है अभी जो हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am, it's clear. ओके. No, ma'am, it's clear. ओके. अब द CCP had been founded in 1921.
अब ये CCP जो है, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी जो है, ये कब पाई गई थी, कब इसको स्टार्ट किया गया था? ये थी 1921 के अंदर, सून आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, और ये रशियन रेवोल्यूशन के बाद में ही इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। द रशियन सक्सेस exercised a powerful influence around the world, and leaders such as मैम Lenin. इंडेप्टेडनेस मतलब क्या होता है मैम? क्या? इंडेप्टेडनेस, ये ऊपर वाले में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, लास्ट लास्ट सेकंड लाइन। इनडेप्थनेस, अच्छा, यहाँ यस मैम। पर क्या हो रहा था, कर्जदारी बढ़ रही थी इनके ऊपर, इसका मतलब होता है कर्जदारी, कर्जा ले लेते हैं ना, लोन ले लेते हैं वो, और बी इसके यस अंदर मैम। साइलेंट होता है, इनडेप्टनेस। ओके। ठीक है। अब है CCP जो है वो स्टैब्लिश की गई थी 1921 के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन के जस्ट बाद में। रशियन जो चीज़ें कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, पूरी दुनिया बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। लीडर्स जैसे कि लेनिन और ट्रॉट्स्की, ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश करी थी एक थर्ड इंटरनेशनल कॉमेडिटेरियन कॉम इंटर्न, ठीक है, मार्च 1918 के दौरान, ठीक है, और वहाँ पे एक उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करने में मदद करी थी, दैट वुड एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो क्या करे, एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट। अब इन्होंने कोशिश करी थी, एक इंटरनेशनल मीटिंग इन्होंने बिठाई थी 1918 में, जब उन्होंने डिसाइड किया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे जो काम करेगी, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करेगी। जो लोगों के साथ में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ना दूसरे, जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी, अधिकतर यही थी जो कर रही थी, और उनमें भी ये इंग्लैंड जो है यही ज़्यादा अपनी रोल प्ले करता था इस तरह की चीज़ों में। तो इसके खिलाफ, इस चीज़ को ख़त्म करने के खिलाफ इन लोगों ने अपना वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The Russian success exercised a powerful influence around the world, and the leaders such as Lenin and Trotsky went on to establish the Comintern, or the Third International, in March 1918 to help bring about a world government that would end exploitation. अब क्या हुआ था, रशियन सक्सेस जो है उससे क्या लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है, दुनिया के लोगों पर प्रभाव पड़ा था, और लीडर्स पे भी बहुत उसका असर पड़ा था, जिससे जैसे कि लेनिन और ट्रॉट्स्की जो है वो गए, उन्होंने एक कॉमिंटर्न करके या थर्ड इंटरनेशनल जो है करके मार्च में रखी मीटिंग 1918 के दौरान, और उन्होंने बोला, वर्ल्ड को इकट्ठा किया और बोला कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेंगे जो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाएगी। द कॉमिंटर्न एंड द सोवियत Union supported communist parties around the world, but they worked within the traditional Marxist understanding that revolution would be brought about by the working class in the cities. अब कॉमिंटर्न जो थे उन लोगों का, और जो सोवियत यूनियन थी वो किसको सपोर्ट करती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टीज को सपोर्ट करती थी, और उनका मानना ये था, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी और सोवियत यूनियन जो थी वो उस आपस में मिलकर के सपोर्ट करते थे, और उनका मानना ये था कि उनको काम करना है, मार्क्सिस्ट थ्योरी पे काम करना है, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी उस पर काम करना है, और इस रेवोल्यूशन को समझना है और चेंजेस लेकर के आने हैं वर्किंग क्लास के अंदर, क्योंकि वर्किंग क्लास जो है अक्सर वही ज़्यादा पिस रही थी इन तरह की चीज़ों में। जैसे मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है कहीं भी किसी भी देश के अंदर, जैसे वॉर की कंडीशंस हो गई या नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो उस पर ज़्यादा असर उन्हीं लोगों पर होता है, और वो ही लोग जो हैं ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। या तो अब आप देखेंगे यहाँ, या तो 20% लोग जो है रिच होंगे, आपको किसी भी कंट्री के अंदर 20% पीपल जो है वो रिच मिलेंगे, ठीक है, बाकी आपको 70 to 75% जो है वो लोग क्या मिडिल क्लास की कैटेगरी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। एक ये रफ आपको मैं एक आइडिया देने के लिए समझा रही हूँ, ये प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी। इट्स इनिशियल अपील अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज वॉज
immense, but it soon became a tool for Soviet interest and was dissolved in 1943. इनकी शुरुआती अपील ये थी कि नेशनल बाउंड्रीज को ये जोड़ेंगे, ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्या सोवियत जो यूनियन थी वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनसे काम निकलवाने लगी, तो धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई और ये चीज गायब हो गई, 1943 के अंदर डिसॉल्व हो गई. Mao Zedong, 1893 and 1976, who emerged as a major CCP leader, took a different path by basing his revolutionary program on the peasantry. अब ये जो लीडर थे माओ जेडोंग, ठीक है, जो इमर्ज हुए थे एज ए कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर, इन्होंने एक डिफरेंट रास्ता अपनाया और एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी प्रोग्राम लगाया, शुरू करा, किसके लिए, पीजेंट लोगों के लिए, जो पीजेंट्स लोग थे उनके लिए. His success made the CCP a powerful political force that ultimately won against the Kuomintang. अब इनके जो सक्सेस थी वो कैसे थी, CCP को उन्होंने बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बना दिया था, ठीक है, जिससे क्या ये कुओमिंटांग के अगेंस्ट जीत गए थे. Mao Zedong's radical approach can be seen in Jiangxi in the mountains, where they camped from 1928 to 1934, secure from Kuomintang attacks. अब माओ जेडोंग की अप्रोच कितनी डिफरेंट थी वो आप देख सकते हैं जियांगजाई के उसमें, ठीक है, जगह का नाम है ये भी. यहाँ की माउंटेन्स में वो लोग कैंपिंग कर रहे थे, और कितने समय तक उन्होंने कैंपिंग करी है, 1928 से 1934 तक उन्होंने वहीं पे माउंटेन्स में ही रहे, ठीक है. क्यों रहे, अपने आप को कुओमिंटांग के अटैक से बचाने के लिए, वो लोग अटैक कर रहे थे तो उनसे बचाने के लिए ये लोग कैंपिंग कर रहे थे. A strong peasants council, Soviet was organized, united through the confiscation and redistribution of land. अब क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स जो है उनको क्या किया गया था, काउंसिल जो है उसको स्टेब्लिश किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वो किन लोगों को जोड़ रहे थे, कॉन्फिस्केशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है उसको जोड़ रहे थे, यानी सारे जो लैंड्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वापस से, और ये चाह रहे थे कि अब सारे लोग जो हैं वो जो उनका जो तरीका था किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का, यानी कि उसको जब्त करने का, उसको लेकर के रीडिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी हुआ है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था इंडिया, उससे आप जोड़ करके समझ सकते हैं इस चीज़ को. तो हमारे यहाँ क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म हुआ था, ठीक है. यहाँ पे लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि जो ज़मींदारों के पास में बड़े बड़े लैंड थे उनसे लैंड लेकर के, और जो गरीब किसान थे उनमें बांटे जा रहे थे, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन बढ़ सके. तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही थी, ठीक है. यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग पीजेंट्री काउंसिल उन्होंने बिठाया था सोवियत, उसके अंदर ये जब्त कर रहे थे लोगों के लैंड और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. Mao, unlike other leaders, stressed the need for an independent government and army. माओ जो है बाकी लीडर्स की तरह ही ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट आर्मी होनी चाहिए. He had become aware of women's problems and supported the emergence of Rural Women's Association, promulgated a new marriage law that forbade arranged marriages, stopped purchase or sale of marriage contracts and simplified divorce. अब क्या हुआ था, इनको सारी चीज़ें पता थी कि किस तरीके से जो women हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. साथ ही साथ एक अच्छी अप्रोच को ये लोग क्या साथ दे रहे थे, ये जानते थे कि विमेन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सपोर्ट करते थे कि रूरल विमेन एसोसिएशन जो है, यानी गांव के एरिया में विमेन एसोसिएशन बैठानी चाहिए और एक नया आइडिया लाना चाहिए शादी के कानून को लेकर के, ठीक है. और साथ ही साथ जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, ठीक है, उसके उसके उसमें इनको एक नया कानून चाहिए था. और ये चाह रहे थे कि ये जो खरीद और बेचा जाता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है, उसको हटा देना चाहिए, रोक देना चाहिए बिल्कुल, जैसे इसको आप डाउरी के कॉन्टेक्ट से जोड़ करके देख सकते हैं. साथ ही साथ ये चाह रहे थे कि डाइवोर्स की जो चीज़ें हैं उसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि डाइवोर्स का जो पूरा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो, तो इससे क्या होगा, हेल्प होगी. क्योंकि आप देखें, अगर हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी आप कहीं कुछ भी उठा करके देखेंगे
तो आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन मिलेगी कि यहाँ पर विमेन की कंडीशन जो है वो बहुत ही डिग्रेडेड रही है शुरुआत से ही, और इनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता था। जैसे इंडिया के अंदर आप एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो आज भी कुछ ऐसी जगह हैं इंडिया के अंदर, ऐसे गांव हैं जहाँ पर बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि ये बस घर में रहने के लिए है, इनसे घर के काम करवाइए और इनसे, ये घर के लिए ही बनी है और इनका कोई रोल नहीं है, ये बाहर जाके कुछ पढ़ नहीं सकती और ना ही इनको पढ़ना चाहिए। और जो उनके पेरेंट्स हैं वो डरते हैं आज भी। और बेसिकली अपने राजस्थान के अंदर ज़्यादा होता है कि आज भी यहाँ पर कई बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि उनके पेरेंट्स का मानना है अगर इनको स्कूल भेज दिया तो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी, ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, और सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं आकर के ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है राजस्थान के अंदर। अब उस समय में भी चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका भी ये कहीं ना कहीं विमेन की प्रॉब्लम को लेकर के, ये जो माओ थे ये काफ़ी सजग थे, अवेयर थे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या उनकी उम्र होनी चाहिए, बेसिक अरेंज मैरिज अगर कराई जा रही है तो उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, उनके जो भी कानून रहे हैं वो उस तरह के। और ये जो डाउरी का जो सीन है कि शादी कर रहे हैं तो इतने पैसे लगाइए, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसके अंदर दिया गया है, इन अ सर्वे इन 1930 इन उनवू खुनसुनव उनवू Mao Zedong looked at everyday commodities such as salt and soybean, at the relative strengths of local organizations, the petty traders and craftsmen, ironsmiths and prostitutes, and the strength of religious organization to examine the different levels of exploitation. अब क्योंकि ये सब एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पे 1930 के अंदर जुन भू करके एक जगह है जहाँ पे सर्वे किया गया है, और माओ डिजोंग ने बेसिकली जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, नमक और सोयाबीन, यहाँ के लोग सोयाबीन और ये ज़्यादा इनका इंटेक रहता है, ठीक है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। और जो बेसिक लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से चीज़ों को देख रही हैं उस पर ध्यान दिया है। जो ट्रेडर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, आयरन स्मिथ्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इन लोगों की लाइफ की क्या स्ट्रगल रहती है उस पर ध्यान दिया है, और कैसे धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है, उनके अलग अलग लेवल जो हैं एक्सप्लॉयटेशन के उनको एग्जामिन करते हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने सर्वे कराया। He gathered statistics of the number of peasants who had sold their children and found out what price they received. Boys were sold for 100 to 200 yuan, but there were no instances of the sale of girls because the need was for hard labor, not sexual exploitation. अब जो इन्होंने सर्वे कराया है उसके अंदर इन्होंने पाया है कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स यानी कि अपना एक डेटा इन्होंने कलेक्ट करा जिसके अंदर इन्होंने देखा, प्लीज स्विच योर स्विच ऑफ योर ऑडियो, इट इज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। यहाँ पर क्या हुआ था, स्टेटिस्टिक्स जो इन्होंने इकट्ठे करे थे उसके अंदर उन्होंने देखा कि बच्चों को बेचा जाता था, और बेसिकली किन को बेचा जाता था, लड़कों को बेचा जाता था 100 से 200 युआन में। युआन इनकी यहाँ की करेंसी रही है, ठीक है। और लड़कों को इसलिए बेचा जाता था, यहाँ पर परिवार जो है बच्चों को बेच देते थे अपने, और इसलिए बेच देते थे क्योंकि हार्ड लेबर की ज़रूरत हुआ करती थी, ठीक है, ज़्यादा मेहनती काम की ज़रूरत हुआ करती थी, इसलिए लड़कों की खरीद फरोख जो है वो ज़्यादा होती थी। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टडीज़ दैट ही एडवोकेटेड वेज ऑफ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। अब यही चीज़ें जो हैं जो इन्होंने सर्वे कराया है, यानी उससे ही इन्होंने आगे जाकर के जो सोशल सामाजिक दिक्कतें प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने प्रॉपर मेजर्स उठाए हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ी उनमें आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay.
Guomindang blockade of the communist. Soviet forced the party to seek another base. Guomindang ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी का रास्ता जो है वो रोक दिया, एक तरीके से ब्लॉक कर दिया और बोला सोवियत ने फोर्स किया कि पार्टी को दूसरा बेस देखना चाहिए, ठीक है, नाकाबंदी कर दी एक तरीके से, ठीक है। दिस लेड देम टू गो ऑन व्हाट केम टू बी कॉल्ड द लॉन्ग मार्च। अब इससे क्या हुआ, इससे इन्होंने एक नई चीज फाइंड आउट करी, इन्होंने एक नए रास्ते पे चले जिसको इन्होंने नाम दिया लॉन्ग मार्च। 1934 से 35, 6,000 grueling and difficult miles to शांजी। यहाँ पे जो इन लोगों के नाम दिए गए हैं जगहों के, उसके अंदर आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चाइना है और इनके यहाँ पे थोड़े अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बाय दैट, ओके। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा थका देने वाला जो इन्होंने रास्ता चुना था लॉन्ग मार्च, वो था शांजी के लिए, ठीक है, और 6,000 माइल्स का था वो। हियर इन देयर न्यू बेस इन यनान, यहाँ पे इन्होंने अपना नया बेस लगाया यनान, यनान में, यहाँ पे यनान लिखा है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रहा यनान, हियर इट इज, मैप गिवन है यहाँ पर, ठीक है। 6,000 माइल्स चल करके आए थे ये लोग यनान के अंदर लॉन्ग मार्च करते हुए। They further developed their program to end the warlordism, carry out land reforms and fight foreign imperialism. अब इन्होंने क्या करा, इस चीज़ पे यहाँ पे आने के बाद अपना बेस सेटअप करा और इन्होंने जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, जो इनके यहाँ पर बाहर की देश जो आए हुए थे, जो कोशिश कर रहे थे, उनको हटाने की कोशिश करी, जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको वो करा, और जो मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, वॉर्ड लॉर्डिज्म करके जो इनके चल रहा था कि एक मिलिट्री कमांडर जो है वो ही रूल करेगा, ठीक है, सब चीज़ों के ऊपर, उस चीज़ को भी इन्होंने अबॉलिश किया, यानी उसके लिए इन्होंने प्रॉपर मेजर्स लेना शुरू कर दिए। 3 चीज़ें करी थी, एक तो वॉर्ड लॉर्डिज्म को हटाना था, ठीक है, एंड करना था उसको, और लैंड रिफॉर्म्स करने थे, यानी लैंड जो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए उस पर, और फॉरेन इम्पेरियलिज्म यानी कि फॉरेन कंट्रीज जो आकर के इन पर रूल करने की कोशिश कर रही थी उसको हटाना था। अब है दिस वॉन देम अ स्ट्रॉन्ग सोशल बेस। अब इस तरह की चीज़ों को जब इन्होंने उठाया तो इनको सामाजिक तौर पर अपनाया गया और इनका बेस मजबूत हुआ, इनको एक स्ट्रॉन्ग सोशल बेस मिला, ठीक है। In the difficult years of the war, the communist and the Guomindang worked together. कुछ जो डिफिकल्ट ईयर्स रहे हैं लड़ाई के, उसमें कम्युनिस्ट और गुओमिंडांग ने साथ में काम किया है। बट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर द कम्युनिस्ट एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन पावर एंड द गुओमिंडांग वाज डिफीटेड। लेकिन जैसे ही इनकी लड़ाई खत्म हुई तो इन्होंने, कम्युनिस्ट ने अपने आप को एक पावरफुल पार्टी के तौर पे एस्टेब्लिश किया और गुओमिंडांग जो है वो हार गया। यहाँ पे एक फोटोग्राफ दी गई है किस तरीके से लॉन्ग मार्च जो है चलाया जा रहा है, ठीक है, अपने वेस्टलैंड को ये रिक्लेम करते हुए चल रहे हैं, अपना बेस तैयार कर रहे हैं। अभी तक ऊपर वाले टॉपिक के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं। नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आप इसको घर में बैठ करके अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आएंगी तो हम आपकी प्रॉब्लम को कल सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको किसी वर्ड का प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो थ्रू द डिक्शनरी, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम आपको कल डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम्स को, ओके। और ओके ये मैम, जो ओके।
ये जो आपको पहले के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे अपन ने शुरुआत में पढ़ लिए हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड सी दैट वीडियो अगेन। आप वो वीडियोस दोबारा देखिए और फिर उसके बाद में जब अपना एंड हो जाएगा इस चैप्टर का, तब हम आपकी सारे टॉपिक्स की जो पहले पढ़े हैं या मिडिल में पढ़े हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ओके मैम, ये वीडियो देख के पूछ लेंगे आपसे बाद में। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम।